गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीपीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 10th के साइंस विषय की बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। उस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपने देखा था कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है या पौधों में विशेष रूप से दो प्रकार से होता है। एक आपका था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको आपने हिंदी में कहा था कृत्रिम कायिक जनन। और दूसरा आपका था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखा था और लास्ट टॉपिक पर मैंने आपको बताया था टिश्यू कल्चर के बारे में। और टिश्यू कल्चर आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए उसको आप केयरफुली अच्छे से समझ लीजिएगा। टिश्यू कल्चर के बारे में आपने विधिवत पढ़ा था। उस टिश्यू कल्चर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्या महत्व है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि ऊतक संवर्धन का महत्व बताइए, टिश्यू कल्चर का महत्व बताइए। 2 नंबर में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर आती है इसके इम्पोर्टेंस में, जैसे आप कभी किसी गेस्ट हाउस या किसी होटल में अगर आप जाते हैं तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होता है और उस डेकोरेशन में कुछ ऐसे आपके प्लांट मिलते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं और कुछ आपके नेचुरल होते हैं। तो जो नेचुरल सजावट के काम में आने वाले जो प्लांट होते हैं उन्हें विशेष रूप से टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन के माध्यम से क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो ऊतक संवर्धन का सबसे पहला महत्व यही है कि सजावट के काम में आने वाले जो पौधे या पुष्प हैं उनको कम समय में, सजावट के काम में आने वाले जो पौधे हैं उनको कम समय में उगाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी जो बात आती है टिश्यू कल्चर की इम्पोर्टेंस में, कि टिश्यू कल्चर में जो पौधे आप उत्पन्न करते हैं वे रोग मुक्त होते हैं। रोग मुक्त पौधों को ऊतक संवर्धन के माध्यम से उगाया जा सकता है। तीसरी जो बात आती है ऊतक संवर्धन की इम्पोर्टेंस में, वह यह है कि रोगहीन वातावरण में चूंकि आप टेस्ट ट्यूब या आपने परख नली लिया था वहां पर, तो टेस्ट ट्यूब के माध्यम से आपने पौधों को बनाया था। तो रोगहीन वातावरण में चूंकि वह पौधा, चूंकि आपने उसके टिश्यू को निकाल करके परख नली में बनाया था, वह एयर के संपर्क में नहीं था, वायु के संपर्क में नहीं था, किसी भी डिजीज के संपर्क में नहीं था। तो रोगहीन वातावरण में, विशेष रूप से रोगहीन वातावरण में एक जनक द्वारा या एक जनक से अनेकों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ये मेन इम्पोर्टेंस है विशेष रूप से टिश्यू कल्चर का। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अलैंगिक प्रजनन की विधि, विशेष रूप से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसकी जो दूसरी विधि आती है वह है आपकी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रजनन। प्राकृतिक कायिक प्रजनन का मतलब होता है पौधे में स्वतः उत्पन्न होने वाले या पौधे से स्वतः उत्पन्न होने वाले पौधे की जो प्रक्रिया है विशेष रूप से, यानी जब स्वतः ही किसी पौधे का निर्माण हो जाता है, उसमें मानव या मानवीय क्रियाकलापों का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो ऐसे जो पौधे हैं वे आपके नेचुरल होते हैं। ठीक है, वे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत आते हैं। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में विशेष रूप से आपकी जो बात यहाँ पर आती है
नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कि पौधों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को, पौधे में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो पौधों में स्वतः कितने प्रकार के यहाँ पर नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं, या पौधे में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रकार? तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पौधे की जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा, इन 3 भागों से हो सकती है। तो बाई रूट्स, बाई स्टेम्स, बाई लीव्स, ठीक है, जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर आती है बेटा वह है बाई रूट्स, जड़ों द्वारा। तो जड़ों द्वारा किन किन पौधों में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जड़ों द्वारा जैसे डहेलिया है, डहेलिया, डहेलिया, सतावर, शकरकंद, शकरकंद, डहेलिया, शतावर, शकरकंद, इन सभी में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जड़ के माध्यम से। चूंकि डहेलिया, सतावर और शकरकंद ये तीनों विशेष रूप से अपनी जड़ों में भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके, जैसे यहां पर देखिए बेटा ये है शकरकंद, ये भोजन को इकट्ठा करके ये इसका फूला हुआ भाग है। कैसा भाग? फूला हुआ भाग। तो कहने का मतलब क्या है कि डहेलिया, शतावर, शकरकंद, इन सभी में जो जड़ें होती हैं, ये जड़ है, ठीक है, इन सभी में उपस्थित जो जड़ें होती हैं ये भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके फूल जाती हैं। डहेलिया, सतावर, शकरकंद, इनमें जड़ों द्वारा नया पौधा बनता है। कैसे? क्योंकि इनकी जो जड़ होती है ये भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके फूल जाती हैं, और इन पर लगी जो अपस्थानिक कलियां होती हैं, इन सभी में लगी जो अपस्थानिक कलियां होती हैं, ये अपस्थानिक कलियां अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो जड़ कौन कौन सा है यहाँ पर? डहेलिया, सतावर और शकरकंद। इन पौधों का जो विकास किया जाता है वह विशेष रूप से बाई रूट्स के द्वारा या जड़ों के द्वारा इनका विकास किया जाता है। दूसरी यहाँ पर बात आती है बाई स्टेम्स, तने द्वारा, ठीक है। तने, कुछ पौधे के तने भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके फूल जाते हैं। कुछ पौधों के जो तने होते हैं वे भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके फूल जाते हैं, और उन पर लगी अपस्थानिक जो कलियां हैं, उन पर लगी जो पर्व संधियां हैं, वे अगले जनन काल में नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो बाई स्टेम्स या तने, पौधे में जो तना होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है अंडरग्राउंड स्टेम्स, या जिसको आप कहते हैं भूमिगत तना। भूमिगत, भूमि माने मृदा, गत माने नीचे, जो भूमि के नीचे होता है, तो भूमिगत तना। सब एरियल स्टेम्स, इसको कहते हैं अर्ध वायवीय तना। नेक्स्ट है न्यूमेटिक स्टेम्स, इसको कहा जाता है वायवीय तना। तो अर्ध वायवीय तना विशेष रूप से ऐसा पौधे का ऐसा तना जिसका आधा भाग मृदा में हो और आधा भाग वायु के संपर्क में हो, ऐसे तने को कहा जाता है अर्ध वायवीय तना। वायवीय तना ऐसा पौधा जिसका तना विशेष रूप से, इसका जो तना होता है, वायवीय जो तने होते हैं, इनका पूरा भाग वायु के संपर्क में होता है। इनका जो तना होता है वह वायु के संपर्क में बना रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है बेटा अंडरग्राउंड स्टेम्स, या जिसको आप भूमिगत तना कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिगत तना कहते हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से जैसे आलू,
आलू, आलू, प्याज, लहसुन, आलू, प्याज, लहसुन, विशेष रूप से अरवी बंडा, अरवी बंडा, आलू, प्याज, लहसुन। तो इसमें जो बेटा लहसुन है, लहसुन में एक तो भूमिगत तना होता है, प्याज में भी क्या होता है, भूमिगत तना होता है, लेकिन इन दोनों में वायवीय तना भी होता है। लहसुन में नीचे जो आप खाते हैं उसका तना खाते हैं विशेष रूप से। तो लहसुन और प्याज इन दोनों का जो तना है, कभी कभी जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो उस कंडीशन में पौधे के शीर्ष भाग पर भी ये रचना बन जाती है। जो आप खाते हैं प्याज का, जो आप खाते हैं प्याज, ठीक है, या लहसुन खाते हैं, तो वैसी रचना इन पौधों के शीर्ष भाग पर भी बन जाता है। इसलिए इनमें जो तना होता है, एक तो आपका अंडरग्राउंड होता है, भूमिगत होता है, लेकिन एक आपका क्या होता है, वायवीय तना भी होता है। तो विशेष रूप से आलू, प्याज, लहसुन, अरवी, बंडा, और इसी में एक आता है जिमीकंद, जिमीकंद, जिमीकंद। इन सभी में विशेष रूप से भूमिगत तना होता है। इन सभी में क्या होता है बेटा, भूमिगत तना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है आलू, आलू को अगर आपने देखा होगा जब इसकी रोपाई होने वाली होती है तो उस कंडीशन में आलू में छोटी छोटी आंख जैसी रचना आ जाती है, छोटी छोटी जड़ आपको लगती है, ऐसी रचना आ जाती है। और ये आंख जैसी जो रचना, चूंकि जब आलू की रोपाई आप करते हैं, क्योंकि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तना खाया जाता है। आलू का तना कैसा होता है, भूमिगत तना होता है। कैसा होता है, भूमिगत। प्याज और लहसुन, इसका तना भूमिगत होता है और वायवीय, दोनों प्रकार का होता है। अरवी, बंडा और जिमीकंद, इन सभी का तना विशेष रूप से कैसा होता है, भूमिगत तना होता है। तो जब आलू को आप बोते हैं, आपने देखा होगा कि आलू में जब आंख चल जाती है, आंखा कहते हैं, आंखा चल गई है, अब इसकी आप बुआई कर दीजिए। तो जो आलू में ऐसे आंख जैसी रचना दिखाई देती है, यही आंख जैसी रचना क्या करती है, ये वृद्धि करके जब आप इसको काट करके या सीधा खड़ा अगर आप मृदा में रोपित करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो आंख का जो पॉइंट होता है, यहाँ से ये कलिका का क्या करती है, निर्माण करती है, और ये कलिका क्या करती है, वृद्धि करके पौधे का निर्माण कर देती है। तो आलू, प्याज, लहसुन, अरवी, बंडा, जिमीकंद, इन सभी में विशेष रूप से भूमिगत तना होता है। प्याज और लहसुन में आपका वायवीय तना भी पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्याज है, ठीक है, प्याज का स्ट्रक्चर है, ये इसका तना है, ये तना, ये जड़ है, जो रेशे होते हैं प्याज में उसकी जड़ होती है, और ये जो भाग है ये इसका तना है, ठीक है। ये इसका बाह्य शल्क होता है। प्याज में आपने देखा होगा बहुत सारे शल्क होते हैं। ये मांसल पत्तियां होती, प्याज को जब आपने काटा होगा तो मोटी पत्तियां भी, मोटी लेयर भी आपको मिलती होगी, तो वो मांसल पत्तियां होती हैं। ये बाह्य शल्क हैं जिसको आप निकाल देते हैं। इस मांसल पत्तियों को आप क्या करते हैं, खाते हैं, जो मांसल उसके पत्तियां हैं। इसी में मिडिल में प्याज को अगर आप बीचों बीच काटिए तो देखिए कुछ ऐसी रचना आपको दिखती है। ये विशेष रूप से कहलाती है अग्रस्थ कलिका कहलाती है। क्या कहलाती है, अग्रस्थ कलिका। और इसी भाग में इस टाइप से रचना होती है, इसको कहा जाता है अतिरिक्त शल्क कहते हैं। ये जो निचला भाग होता है जिसको आप काट करके निकालते हैं, ये इसका क्या हुआ, विशेष रूप से तना हुआ, ये क्या हुआ, जड़। तो ये भाग अगर इसका मृदा में रोपित कर देते, इस भाग को रोपित करने से प्याज नहीं बनेगी, इसके तने को अगर आप रोपित करते हैं, ठीक है, मृदा में, तो उस कंडीशन में नए पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपकी जो बात आती है वह है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना, जैसा कि बेटा अभी मैंने बताया कि ऐसा पौधा, ठीक है, अर्धवायवीय तना, ऐसा तना जिसका आधा भाग मृदा में हो और आधा वायु के संपर्क में हो। जैसे यहाँ पर है दूब,
दूब घास, दूब घास। अगर आपने दूब घास उखाड़ा होगा, ठीक है, आपने कभी तोड़ा होगा उसको, तो एक लंबी सी ऐसी पंक्ति बनी होती है, ऐसी ऐसी। तो ये भाग मृदा में हो गया, ये भाग मृदा में हो गया, यहाँ पर आया तो ये भाग मृदा में हो गया। तो इस टाइप से आपको दूब घास में मिल जाएगा। किसमें? दूब घास में विशेष रूप से मिल जाएगा। एक तो आपका यहाँ पर दूब घास हुआ, दूसरा पुदीना हुआ, पुदीना, पुदीना, स्ट्रॉबेरी। पुदीना भी अगर आपने कभी उखाड़ा होगा तो उसमें भी जो तना होता है वह आपका अर्ध वायवीय होता है। दूब घास, पुदीना, जलकुंभी, जलकुंभी, विशेष रूप से जलकुंभी, जिसको आप तलपटनी या आपकी लैंग्वेज में जो भी कुछ कहते हैं, ये तालाबों में विशेष रूप से होती है जलकुंभी, ठीक है। तो दूब घास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी, ये सभी विशेष रूप से इनमें अर्धवायवीय तना होता है। कैसा तना? अर्धवायवीय तना पाया जाता है। इन सभी में कैसा तना होता है? अर्धवायवीय तना पाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये भूअस्तारी तना है, भूअस्तारी तना है इसका, ये जो भाग है भूअस्तारी, ये इसके पर्व हैं और यही पर्व नए पौधे का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये इसकी रूट्स होती है। ये जो भाग है ये अग्रस्त कलिका है, ठीक है। तो दूब घास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी आदि में पाया जाने वाला तना कैसा होता है? अर्धवायवीय तना होता है। कैसा तना? अर्धवायवीय तना। नेक्स्ट जो आपकी बात आती है बेटा वह है वायवीय तना। वायवीय तना, वायवीय तने में जैसे खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, रामबांस, खट्टी बूटी, रामबांस, लहसुन, रतालू, रतालू, खट्टी बूटी ये गांव में विशेष करके जो खेत होते हैं, परती खेत, उसमें कुछ ऐसा पौधा होता है, उसकी पत्तियों को खाने से विशेष रूप से आपको खट्टापन महसूस होता है। तो खट्टी बूटी, रामबांस, लहसुन, रतालू, इन सभी पौधों में वायवीय तना होता है। इन सभी पौधों में वायवीय तना होता है और इनके वायवीय तने द्वारा क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे वायवीय तने के रूप में यहाँ पर देखिए पत्र प्रकलिकाओं का विशेष रूप से महत्व है, पत्र प्रकलिकाओं का। तो रतालू में जो पत्र प्रकलिकाएं होती हैं विशेष रूप से ये अगले जनन काल में क्या करती हैं? नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर तीसरी जो बात आपकी आती है स्टेम्स के बाद, वह आती है बाय लीव्स, पत्तियों द्वारा। ये आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अजूबा में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है या अजूबा का जो पौधा है उससे कैसे नया पौधा बनता है। तो विशेष रूप से जो बाइलीव्स है, पत्तियों द्वारा, वह है अजूबा। अजूबा या इसको कहा जाता है ब्रायोफिलम या इसको कहते हैं घाव पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको घाव पत्ती भी कहा जाता है। तो अजूबा या ब्रायोफिलम में, ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, आपने कभी अगर अजूबा को देखा होगा, अगर आपके घर में अजूबा होगा तो उसमें ध्यान से देखिएगा, उसकी पत्तियां एक तो मोटी होती हैं, मांसल होती हैं, और उस मोटी तथा मांसल पत्तियों पर विशेष रूप से कलिकाएं पाई जाती हैं। ऐसी कलिका आपको छोटी छोटी वर्ड्स उसमें दिख जाएंगी और यही वर्ड्स क्या होती हैं आप देखिएगा। अजूबा का अगर प्लांट होगा आपके घर में तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स होते हैं और यही वर्ड्स अगले जन्म काल में क्या करते हैं? नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये तो था आपका बेटा विशेष रूप से नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब इसके आगे की जो बात है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू,
धन्यवाद।